नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। शाम को करीब 6 बजे का समय रहा होगा। सुमन रसोई में शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सब्जी बनाने के लिए उसे जीरा चाहिए था और जीरा घर में खत्म हो गया था। सुमन ने रसोई से ही बेटे आदित्य को आवाज दी, बेटे आदि, किराने वाली की दुकान से जीरा ला दो। 13 साल का आदि उस समय मोबाइल पर गेम खेल रहा था। माँ की आवाज सुनकर उसे झुंझलाहट हुई। उसने ड्राइंग रूम से ही माँ को आवाज देकर कहा, मम्मी दीदी को भेज दो, मैं खेल रहा हूँ। अपने कमरे में पढ़ रही रितु ने छोटे भाई आदि की आवाज सुन ली। उसने कहा, मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, ये मोबाइल में गेम खेल रहा है, इसे ही भेज दो। बेटा आदि, तुम ही दुकान पर जाकर मुझे जीरा ला दो। सुमन ने रसोई से बाहर निकलकर उसे 50 रुपए का नोट देते हुए कहा। आदि मना नहीं कर सका। उसने माँ से पैसे लिए और घर से निकल गया। किराने की दुकान उनके घर के पास ही थी। घर के राशन की चीजें वो वहीं से लेकर आते थे। आदि उस किराने की दुकान पर पहुंचा ही था कि उधर से गुजरती एक स्विफ्ट कार वहां पर आकर रुकी। कार में सवार लोगों ने आदि को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, बेटा यहाँ आसपास ही मुकेश लांबा रहते हैं, क्या आपको पता है उनका घर कहाँ है? मुकेश लांबा का नाम सुनकर आदि बोला, वो तो मेरे पापा है। अरे तो मुकेश के बेटे हो? कार में सवार एक आदमी ने आदि की तरफ देखते हुए कहा, बेटा हम आपके पापा के दोस्त हैं, हमें अपने घर ले चलो। पापा के दोस्त होने की बात सुनकर आदि ने कहा, चलो मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। ये कहकर आदि पैदल ही कार के आगे चलने लगा। आदि को पैदल चलते देख कार में सवार एक आदमी ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर उसे आवाज देकर कहा, बेटा तुम हमारे साथ कार में ही बैठ जाओ। वैसे तो आदि का मकान वहां से 200-300 मीटर दूर ही था, फिर भी आदि उनके साथ कार में पीछे की सीट पर बैठ गया। कार में कुल 3 लोग थे। इनमें से एक कार चला रहा था और एक आगे की सीट पर और एक पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। वे तीनों मास्क लगाए हुए थे, इसलिए उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। आदि भी पीछे की सीट पर बैठ गया। आदि के बैठते ही आगे बैठे आदमी ने कार चला रहे अपने साथी से कहा, यार मुकेश के घर चल रहे हैं तो कुछ मिठाई लेकर चलते हैं। इस बात पर पीछे बैठे उनके साथी ने भी सहमति जताई। आदि क्या कहता, वो चुप रहा। वे लोग कार में आदि को साथ लेकर काफी देर तक इधर उधर घूमते रहे। उधर आदि जीरा लेकर घर नहीं पहुंचा तो सुमन बुदबुदाने लगी, पता नहीं ये लड़का कहाँ किससे बात करने में लग गया। मैं सब्जी बनाने को बैठी हूँ और ये ना जाने कहाँ रुक गया। कम से कम जीरा तो मुझे देकर चला जाता। उधर वो लोग मिठाई की दुकान ढूंढने के बहाने कार को घुमाते रहे। बीच में मिठाइयों की कई दुकानें आई, लेकिन उन्होंने मिठाई नहीं खरीदी। आखिर आदि ने उनसे पूछ ही लिया कि अंकल आपको मिठाई खरीदनी है तो कहीं से भी खरीद लो, मुझे घर जाना है। मम्मी ने मुझसे घर का कुछ सामान मंगाया है, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लड़के तू ज्यादा चपर चपर मत कर, चुपचाप बैठा रहे। कार में आगे की सीट पर बैठे आदमी ने उससे कहा तो आदि सहम गया। उसे कुछ अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन 13 साल का वो बालक क्या कर सकता था। पीछे बैठे आदमी ने उसे आंख दिखाई तो वो सहम गया। कार के शीशे भी बंद थे। रात का अंधेरा भी घिर आया था। कुछ देर बाद कार सुनसान रास्ते पर एक मकान के आगे जाकर रुकी। कार से उतरकर वे तीनों आदमी आदि को भी उस मकान में ले गए। एक आदमी ने आदि से उसकी माँ और पापा के मोबाइल नंबर पूछे। आदि ने दोनों के नंबर उन्हें बता दिए। शाम को करीब 7 बजे एक आदमी ने आदि की माँ सुमन को मोबाइल पर फोन करके कहा, हमने तुम्हारे बेटे का किडनैप कर लिया है, उसे जीवित देखना चाहती हो
तो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। फोन सुनकर सुमन सन्न रह गई। वो कॉल करने वाले से बोली, तुम कौन हो? मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा हमारे पास ही है, तुम पैसों का इंतजाम कर लो। ये कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ से सुमन हेलो हेलो ही करती रह गई। बेटे आदि के किडनैपिंग और 2 करोड़ रुपए मांगने की बात सुनकर सुमन रोने लगी। घर पर आदि के पापा मुकेश लांबा भी नहीं थे। सुमन ने रोते रोते फोन करके उन्हें बेटे के किडनैप होने की बात बताई। मुकेश तुरंत घर पहुंचे। उन्होंने पत्नी सुमन से सारी बातें पूछी कि कैसे क्या क्या हुआ, आदि कहाँ गया था, किडनैपरों ने क्या कहा। सुमन ने पति को सारी बातें बता दी। ये बात 15 अक्टूबर 2020 की है। घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। शहर के धनवंतरी नगर में दुर्गा मंदिर के पास रहने वाले मुकेश लांबा माइनिंग विस्फोटक का काम करते थे। पहले वो ट्रांसपोर्टर का काम करते थे। मुकेश का कारोबार अब ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी मजे से गुजर रही थी। घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। परिवार में कुल 4 लोग थे। मुकेश, उनकी पत्नी सुमन, बड़ी बेटी रितु और छोटा बेटा आदित्य। आदित्य को प्यार से घर के लोग आदि कहते थे। बेटे आदि के किडनैपिंग की बात जानकर मुकेश परेशान हो गए। किडनैपर कौन थे ये भी पता नहीं था। वे 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। भले ही मुकेश का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। वे सोचने लगे कि क्या करे और क्या नहीं करे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। आदि के किडनैपिंग का पता चलने के बाद से मुकेश, उनकी पत्नी और बेटी के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। मुकेश इसी बात पर सोच विचार कर रहे थे कि रात करीब 8 बजे उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। दूसरी तरफ से धमकी भरी आवाज आई, मुकेश, हमने तुम्हारे बेटे का किडनैप कर लिया है। बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। ध्यान रखना, पुलिस को सूचना दी तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है, और उससे मेरी बात कराओ। मुकेश ने घबराई हुई आवाज में कॉल करने वाले से एक साथ कई सवाल पूछे। हम बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम्हारा बेटा हमारे पास ही है, उससे बात भी करा देंगे, लेकिन तुम कल तक पैसों का इंतजाम कर लो। कॉल करने वाले ने ये कहकर फोन काट दिया। पहले सुमन और इसके बाद मुकेश के पास आए फोन से ये बात साफ हो गई थी कि आदि का किडनैप हो गया है, लेकिन ये पता नहीं चला था कि किडनैपर कौन है। वे 2 करोड़ रुपए की रकम मांग रहे थे, जो मुकेश की हैसियत से बहुत ज्यादा थी। काफी सोच विचार के बाद मुकेश ने पुलिस को सूचना देने का फैसला किया और जबलपुर के संजीवनी नगर पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। बच्चे की किडनैपिंग और 2 करोड़ की फिरौती मांगने का पता चलने पर पुलिस अधिकारी धनवंतरी नगर में मुकेश लांबा के घर पहुंचे और घर वालों से पूछताछ कर बालक आदि की तलाश में जुट गए। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को मुकेश के मोबाइल पर किडनैपरों का फिर से फोन आया। उन्होंने उनसे रकम के बारे में पूछा। मुकेश ने उनसे कहा कि उसके पास 2 करोड़ रुपए नहीं है, वो मुश्किल से 8-10 लाख रुपए का ही इंतजाम कर सकता है। किडनैपरों ने कहा कि 2 करोड़ नहीं दे सकते तो कुछ कम दे देना, लेकिन 8-10 लाख से कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें शाम को दोबारा फोन करेंगे, तब तक पैसों का इंतजाम कर लेना। मुकेश ने किडनैपरों से हुई सारी बातें पुलिस को बता दी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया जिस नंबर से मुकेश के पास किडनैपरों का फोन आया था। किडनैपरों ने तब तक 3 बार फोन किए थे। ये फोन एक ही नंबर से किए गए थे। उसी दिन शाम को चौथी बार किडनैपर का मुकेश के मोबाइल पर फिर फोन आया। मुकेश ने मिन्नतें करते हुए कहा कि मुश्किल से 8 लाख रुपए का ही इंतजाम हुआ है, ये पैसे तुम ले लो और मेरे बेटे को लौटा दो। मुकेश ने कहा कि बेटे से मेरी एक बार बात तो करा दो। मुकेश के अनुरोध पर किडनैपरों ने आदि से उसकी बात कराई। मोबाइल पर आदि रोती बिलखती आवाज में कह रहा था, पापा इनकी बात मान लो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे मार देंगे।
बेटे की आवाज सुनकर मुकेश को कुछ संतोष हुआ। मुकेश के काफी गिड़गिड़ाने पर किडनैपर 8 लाख रुपए लेकर आदि को छोड़ने पर राजी हो गए। किडनैपरों ने मुकेश को उसी रात जबलपुर में पनागढ़ से सिरोहा मार्ग पर एक जगह नाले के पास पैसों का बैग रखकर आने को कहा और ये भरोसा दिया कि पैसे मिलने के आधे घंटे बाद बच्चे को तुम्हारे घर के पास छोड़ देंगे। किडनैपरों के 8 लाख रुपए लेने पर राजी हो जाने पर मुकेश को उम्मीद की कुछ किरण नजर आई। वो सोचने लगे कि ये बात पुलिस को बताए या फिर नहीं। सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि पुलिस को बताने में ही भलाई है, क्योंकि बेटे की वापसी का पुलिस को बाद में पता चलेगा तो वे कई तरह के सवाल पूछेंगे। इसलिए मुकेश ने किडनैपरों से हुई सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस अधिकारियों ने आपस में बातचीत कर फैसला किया कि मुकेश को 8 लाख रुपए एक बैग में लेकर तय जगह पर भेजा जाए। इसी दौरान पुलिस दूर से निगरानी करती रहेगी। किडनैपर जब पैसों का बैग लेने आएंगे तो उन्हें वहीं से पकड़ लिया जाएगा। उस रात तय समय और तय जगह पर मुकेश ने 8 लाख रुपयों से भरा बैग रख दिया। कहा जाता है कि इस दौरान आसपास पुलिस निगरानी कर रही थी। इसके बावजूद किडनैपर पैसों का वो बैग ले गए और पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका। इधर पैसों का बैग तय जगह पर छोड़ आने के बाद मुकेश और उसके घरवाले आदित्य के घर लौटने का इंतजार करते रहे। हर एक आहट पर उनकी नजरें घर के गेट पर टिक जाती। घर में मौजूद एक भी आदमी सो नहीं सका। पूरी रात बेचैनी से गुजर गई, लेकिन आदि नहीं आया। मुकेश समझ नहीं पा रहे थे कि बेटा आदि वापस क्यों नहीं आया। किडनैपरों ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। क्या किडनैपरों को 8 लाख रुपए कम लगे या उन्होंने आदि को मार दिया है। 17 अक्टूबर को आदित्य का किडनैप हुए तीसरा दिन हो गया था। पैसे भी चले गए थे और बेटा भी वापस नहीं आया। तो मुकेश किडनैपर के मोबाइल नंबर पर कॉल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नंबर नहीं मिल रहा था। मुकेश के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मायूस हो गए। उनकी आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो केवल किडनैपरों के फोन पर ही उम्मीद टिकी हुई थी। पुलिस को भी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लेने के बावजूद किडनैपरों का पता ठिकाना नहीं मिल पाया था। अधिकारियों को इस बात पर भी ताज्जुब हो रहा था कि किडनैपर मौके पे मौजूद पुलिस वालों को चकमा देकर रकम से भरा बैग लेकर कैसे और कब निकल गए। जांच पड़ताल पे मिले कुछ सुराग के आधार पर पुलिस ने 17 अक्टूबर की रात एक शराब की दुकान के पास 3 लोगों को नशे की हालत में पकड़ा। इनमें राहुल उर्फ मोनू, मलय और करण जग्गी शामिल थे। ये तीनों जबलपुर के आधारताल थाना इलाके के महाराजपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ की तो आदित्य के अपहरण का मामला खुल गया। पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों को उस समय गहरा झटका लगा जब राहुल और मलय ने बताया कि आदि को किडनैप के दूसरे ही दिन यानी 16 अक्टूबर को ही मार दिया गया था। आदि को मारने का कारण रहा कि उसने एक किडनैपर राहुल को मास्क हटाने पर पहचान लिया था। राहुल मुकेश लांबा को अच्छी तरह से जानता था और उनके घर पर कई बार आ जा चुका था। किडनैपरों ने 16 अक्टूबर को मुकेश से आदि की जो बात कराई थी वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई थी। आदि को वो उससे पहले ही मार चुके थे। किडनैपरों की निशानदेही पर पुलिस ने 18 अक्टूबर 2020 को पनागढ़ के पास जलगांव नहर से आदि का शव बरामद कर लिया। उसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों का आधारताल इलाके में जुलूस निकाला। उसी दिन पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी राहुल विश्वकर्मा की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में जो कहानी उभर कर सामने आई वो इस प्रकार निकली। राहुल और मलय दोस्त थे। राहुल मोबाइल इंजीनियर था। वो एक मोबाइल की दुकान पर काम करता था। वो मौका मिलने पर लूट, चोरी आदि भी किया करता था। मलय भी अपराधी किस्म का युवक था। वो भी चोरी, लूट जैसे अपराध करता था। लॉकडाउन में काम धंधे बंद होने से इन दोनों के सामने भी पैसों का संकट आ गया। राहुल पर पहले से ही लोगों की उधारी चढ़ी हुई थी। लॉकडाउन में कर्जा और बढ़ गया। परेशान राहुल ने मलय के साथ मिलकर
कोई बड़ा हाथ मारने की योजना बनाई। राहुल ने उसे बताया कि वो धनवंतरी नगर के रहने वाले माइनिंग कारोबारी मुकेश लांबा को जानता है। उसके पास मोटी दौलत है। वो कई बार उनके घर भी आ जा चुका है। उनके बेटे का किडनैप कर मोटी रकम वसूली जा सकती है। मलय को ये बात जच गई। दोनों ने सोच विचार के बाद इस योजना में अपने एक अपराधी दोस्त करण जग्गी को भी शामिल कर लिया। तीनों ने योजना बनाकर मुकेश लांबा के घर की रेकी करनी शुरू की। इसके लिए राहुल ने अपने दोस्त से जरूरी काम के लिए कार मांग ली थी। 15 अक्टूबर 2020 की शाम जब वे तीनों स्विफ्ट कार से मुकेश के घर की रेकी करने आए तो राहुल को आदि नजर आ गया। उन्होंने उसी समय आदि का किडनैप कर लिया। योजना के तहत ही राहुल व मलय ने आदि के किडनैप से 3 दिन पहले 12 अक्टूबर को बेल खाड़ू में एक आदमी से मोबाइल लूटा था। इसी मोबाइल नंबर से वे मुकेश लांबा और उसकी पत्नी को फोन करके फिरौती मांगते रहे। चूंकि राहुल मोबाइल इंजीनियर था, इसलिए उसने उस मोबाइल में ऐसी कारस्तानी कर दी कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही थी। 16 अक्टूबर को राहुल के चेहरे से मास्क हट गया तो आदि ने उसे पहचान लिया और कहा कि अंकल, आप तो हमारे घर आते जाते हो। आदि की ये बातें सुनकर राहुल और उसके साथियों ने सोचा कि पैसा लेकर इसे छोड़ दिया तो ये हमें पकड़वा देगा। इसलिए उन्होंने उसी दिन गमछे से गला घोंटकर आदि की हत्या कर दी। इसके बाद जलगांव नहर में उसका शव फेंक आए। अपराधी इतने शातिर रहे कि आदि की हत्या के बाद भी उसके पिता से फिरौती मांगते रहे। हत्या से पहले उन्होंने आदि की आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। यही रिकॉर्डिंग किडनैपरों ने 16 अक्टूबर को मुकेश को सुनवाई थी। राहुल और मलय ने 16 अक्टूबर की रात पुलिस को चकमा देकर पनागर मार्ग पर नाले के पास मुकेश की ओर से रखे गए 8 लाख रुपए का बैग भी ले गए। अगले दिन उन्होंने अपने तीसरे साथी करण से कहा कि बच्चा भाग गया, इस कारण पैसा नहीं मिल सका। ये झूठ बोलकर राहुल और मलय ने 8 लाख रुपए का आपस में बंटवारा कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 7,66,000 रुपए और किडनैपिंग व शव फेंकने के काम में ली गई 2 कार, 1 बाइक और 1 स्कूटी जब्त कर ली। इसके अलावा 12 अक्टूबर को लूटे गए मोबाइल फोन सहित 2 अन्य मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। मुख्य आरोपी 30 साल के राहुल की पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ने और बाद में अस्पताल में मौत हो जाने के मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। 3 डॉक्टरों के पैनल ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश सोनी की मौजूदगी में राहुल के शव का पोस्टमार्टम किया। इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम के बाद मजिस्ट्रेट ने राहुल के बड़े भाई सोनू विश्वकर्मा और दूसरे घर वालों के बयान लिए। राहुल का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया। राहुल के भाई का कहना था कि पुलिस ने कानून अपने हाथ में लिया और पिटाई से उसकी मौत हुई। आदि के किडनैपिंग और मौत के मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। तमाम सूचनाएं दिए जाने के बावजूद पुलिस किडनैपरों की लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकी। अपराधी पुलिस की मौजूदगी में ही फिरौती के 8 लाख रुपए लेकर चले गए। आदि को तलाश करने के बजाय पुलिस उसकी किडनैपिंग के दूसरे दिन जबलपुर आई डीजीपी के अगवानी में जुटी रही। इस वारदात के विरोध में 18 अक्टूबर को धनवंतरी नगर व्यापारी संघ और महाराणा प्रताप मंडल के नेताओं ने मार्केट बंद कर सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया। मासूम आदि की मौत से उसके घर की सारी खुशियां छिन गई है। पिता की भविष्य की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। माँ सुमन रात को सोते हुए बैठ जाती है और उसी समय बेटे के लिए दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। एक अपराधी तो चला गया, हालांकि उसकी मौत के कारणों की जांच हो रही है, लेकिन दूसरे अपराधियों को कानून क्या सजा देगा, ये अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।